हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईजीबीटी। ठीक है, आईजीबीटी का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आईजीबीटी डिवाइस दिखाई गई है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि 2 एमीटर और एक गेट होता है, और एक चौथा टर्मिनल यहाँ पर होता है जो कि आपका कलेक्टर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम स्विच के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका विभिन्न डिवाइस में इसका एप्लीकेशन है। कई अलग अलग जगहों पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आईजीबीटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आईजीबीटी का एप्लीकेशन वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में किया जाता है। वीएफडी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में आईजीबीटी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में आईजीबीटी का इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल स्पीड रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। लैंप ब्लास्ट में हम आईजीबीटी का इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एयर कंडीशनर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग इन डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आईजीबीटी का यहाँ पर सिंबल बताया गया है, मतलब कि मॉसफेट, बीजेटी और आईजीबीटी का इस प्रकार से आपको सिंबल बनाकर बताया गया है। आईजीबीटी एक्चुअली आपका मॉसफेट और बीजेटी से मिलकर हमारा आईजीबीटी बनता है। ठीक है, मॉसफेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें गेट, सोर्स और ड्रेन 3 टर्मिनल्स होते हैं, जबकि बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है। और यहाँ पर देखेंगे आईजीबीटी मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर में गेट, एमीटर और कलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 3 टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, एमीटर और गेट। ठीक है, जो हमारा आईजीबीटी होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 4 लेयर वाला डिवाइस होता है। ये कैसे बनता है मॉसफेट और बीजेटी से मिलकर? तो मॉसफेट से गेट को लिया जाता है कुछ इस प्रकार से, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये मॉसफेट का होता है, और जो ये वाला पार्ट है ये कलेक्टर और एमीटर बीजेटी का पार्ट होता है। इस प्रकार से मॉसफेट और बीजेटी से मिलकर आईजीबीटी मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो जो मॉसफेट होता है ये एक प्रकार से वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जो बीजेटी होता है ये करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, और जो आईजीबीटी होता है ये वोल्टेज एंड करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, हम आईजीबीटी के द्वारा वोल्टेज और करंट दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे आईजीबीटी का कंपैरिजन देखेंगे किसके साथ में? पावर बाइपोलर के साथ में, मतलब पावर बीजेटी के साथ में, पावर मॉसफेट और आईजीबीटी। यहाँ पर आपको इनके कंपैरिजन दिखाया गया है। डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो पावर बाइपोलर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है ये हाई होती है, लगभग 1 किलो वोल्ट तक इसकी पावर रेटिंग होती है बाइपोलर, पावर बाइपोलर की। मॉसफेट की यहाँ पर बात करें हम तो मॉसफेट की जो पावर रेटिंग होती है वो होती है हाई होती है, ये भी अप टू 1 किलो वोल्ट तक की पावर मॉसफेट की रेटिंग होती है। लेकिन हम आईजीबीटी के वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो इसकी जो रेटिंग होती है ये काफ़ी हाई होती है, वेरी हाई होती है। ठीक है, ये 1 केवी से ज़्यादा इसकी रेटिंग होती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में करंट रेटिंग की बात करेंगे तो करंट रेटिंग पावर बाइपोलर की, जो पावर बाइपोलर है इसकी हाई होती है अप टू 500 एम्पियर। जो पावर मॉसफेट है इसकी काफ़ी हाई होती है, मतलब 500 एम्पियर से भी ज़्यादा करंट रेटिंग इसकी होती है। और जो आईजीबीटी है इसकी भी जो करंट रेटिंग है लगभग पावर मॉसफेट के बराबर होती है, मतलब कि हाई होती है, 500 एम्पियर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम इनपुट ड्राइव की बात करें तो करंट रेशियो जो होता है इसका ये होता है 20 से 200 के बीच होता है। वोल्टेज मतलब गेट वोल्टेज सोर्स जो है
यहाँ पर 3 से 10 वोल्ट के आसपास होता है, और इसका वोल्टेज गेट टू एमीटर वोल्टेज जो होता है 4 से 8 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होती है। इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो पावर बाइपोलर के लिए इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, जबकि पावर मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, और आईजीबीटी का इनपुट इम्पीडेंस भी हाई होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइस का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, मतलब कि अच्छा माना जाता है। आउटपुट इम्पीडेंस पावर बाइपोलर के लिए लो होता है, जबकि पावर मॉसफेट के लिए मीडियम होता है, और आईजीबीटी के लिए आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। ठीक है, स्विचिंग स्पीड की बात करेंगे तो काफी स्लो होता है स्विचिंग स्पीड पावर बाइपोलर के लिए, माइक्रोसेकंड में होता है, जबकि पावर मॉसफेट की जो स्विचिंग स्पीड है ये वेरी फास्ट होता है, बहुत फास्टली ही क्या होता है स्विचिंग करता है, काफी तेजी से ये ऑपरेट होता है, स्विचिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, ये नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड होती है, और जो आईजीबीटी है इसकी जो स्पीड होती है ये मीडियम होती है। हम कॉस्ट की बात करें तो बाइपोलर जो होते हैं पावर बाइपोलर, इनकी कॉस्ट लो होती है, पावर मॉसफेट की कॉस्ट मीडियम होती है, और जो आईजीबीटी होता है इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। यदि हम रिलायबिलिटी की बात करें तो जो आईजीबीटी होता है वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है। आईजीबीटी हैज बेस्ट कॉम्बिनेशन क्वालिटी ऑफ बीजेटी। ठीक है, जो आईजीबीटी है ये बीजेटी का एक बेस्ट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एंड पी मॉसफेट, ठीक है, आईजीबीटी और पी मॉसफेट का एक बेस्ट क्वालिटी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ओके, हाई इनपुट इम्पीडेंस लाइक पी मॉसफेट एंड लो ऑन स्टेट पावर लॉस एज इन बीजेटी। ठीक है, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है काफी हाई होता है, जैसे कि पी मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस होता है, और इसका जो पावर लॉस है काफी लो होता है। जिस प्रकार से बीजेटी का पावर लॉस लो होता है उसी प्रकार से आईजीबीटी का भी पावर लॉस काफी कम होता है। ओके, इट इज आल्सो नोन एज मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। हम इसे क्या बोलते हैं, मॉस आईजीटी के नाम से भी जानते हैं, एमओएस आईजीटी के नाम से, मतलब मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो बताए गए हैं। इसको मॉस आईजीटी मतलब मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसे कंडक्टिवली मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, जिसको हम इन शॉर्ट COM FET मतलब कॉम FET के नाम से जानते हैं, कंडक्टिवली मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो नेक्स्ट नेम है गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैम FET के नाम से इसे जाना जाता है। इसे इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आईजीबीटी की ये डिफरेंट नेम है, इसको मॉस आईजीटी, कॉम FET, जैम FET या आईजीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो कि आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले क्या होता है कि हम एक पी टाइप की पी पॉजिटिव लेयर लेते हैं, पी पॉजिटिव मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ पर लेते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं कि एन नेगेटिव टाइप मटेरियल का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर मोल्ड कर दिया जाता है, मतलब एन टाइप मटेरियल इसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं कि एन टाइप मटेरियल के ऊपर हम पी टाइप मटेरियल्स, मतलब एन टाइप मटेरियल में पी टाइप मटेरियल्स को लगाकर बनाया जाता है, पी टाइप मटेरियल रखा जाता है, और फिर पी टाइप मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं एन पॉजिटिव टाइप की मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। पी टाइप मटेरियल के बॉटम साइड में एक मेटल प्लेट रखा जाता है, और इस मेटल प्लेट से एक टर्मिनल निकलता है जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, हमने पी पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, और इसके ऊपर हमने एन टाइप मटेरियल को फॉर्म किया है, और इसके बाद में एन नेगेटिव टाइप मटेरियल के ऊपर हमने पी टाइप मटेरियल को फॉर्म किया है, और आफ्टर दैट पी टाइप मटेरियल के ऊपर एन पॉजिटिव टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल को फॉर्म किया गया है। इस प्रकार से
इसके ऊपर जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड की इंसुलेटेड लेयर को यहाँ पर रख दिया जाता है या यहाँ पर लगाया जाता है। जो यहाँ पर आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगी होती है जो कि इंसुलेटेड होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 टर्मिनल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये मेटल के होते हैं जिनका उपयोग करंट को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये मेटल की पट्टी लगा दी जाती है कुछ इस प्रकार से। 2 इसमें एमीटर टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 एमीटर टर्मिनल होते हैं और एक यहाँ पर गेट टर्मिनल होता है, ठीक है। या कहा जाए तो इनको कंबाइन करके एक एमीटर बना लिया जाता है, एक गेट और एक कलेक्टर। मतलब कि जो हमारा IGBT होता है इसमें 3 टर्मिनल, गेट, एमीटर और कलेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें 4 लेयर वाला ये डिवाइस होता है जिसमें P और N होती हैं। ये 4 लेयर वाला डिवाइस होता है, P N या फिर आप बोल सकते हैं PN, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 मेन जंक्शन होते हैं, J1 एंड J2, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके J1 और J2 जंक्शन है। इस लेयर को हम ड्रिफ्ट लेयर बोलते हैं। इसे हम इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस लेयर को हम इंजेक्शन लेयर और इस लेयर को हम ड्रिफ्ट लेयर के नाम से जानते हैं। ये आपका कलेक्टर है, एमीटर है। एमीटर, इन दोनों एमीटर को हम कुछ इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं, तो ये 2 एमीटर को हम एक ही टर्मिनल के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गेट है, गेट में वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सप्लाई अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 4 लेयर से मिलकर बना होता है आपका IGBT PN लेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि P पॉजिटिव सेमीकंडक्टर लिया गया है और यहाँ पर N पॉजिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया गया है और यहाँ पर N नेगेटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को लेकर बनाते हैं, ठीक है। इसके बॉटम साइड में एक मेटल की प्लेट होती है जिससे हमारा कलेक्टर टर्मिनल बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसका कंडक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वर्किंग होती है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इसे कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि जब हम गेट में कोई भी सप्लाई नहीं देते, जब गेट में हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं करते हैं और एमीटर और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो इस केस में क्या होगा, आपका ये जंक्शन तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जंक्शन आपका ब्रेक हो जाता है और यहाँ का ये जंक्शन ब्रेक हो जाता है। लेकिन PN जंक्शन, ये जो है, जो PN जंक्शन है, वो एक्चुअली बात की जाए कि PN, ये P और ये N जंक्शन ब्रेक नहीं हो पाता, ये जंक्शन ब्रेक नहीं होता है। जब तक हम कोई भी गेट से पॉजिटिव पल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तब तक हमारा PN जंक्शन ब्रेक नहीं होता है, PN जंक्शन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। किस PN जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये PN जंक्शन जो है, यहाँ पर जो बन रहा है PN जंक्शन, यहाँ पर जो PN जंक्शन बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिस कारण से इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये ब्लॉकिंग स्टेट में होता है जब तक कि हम गेट से कोई पल्स प्रोवाइड ना करें। क्यों ऐसा होता है, मान लीजिए कि हम गेट से कोई भी पल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम गेट से कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं अप्लाई किया, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव किससे जुड़ा है, नेगेटिव आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव जुड़ा हुआ है आपका N टाइप के लेयर से, और जो आपका पॉजिटिव जुड़ा है वो P टाइप के लेयर से जुड़ा हुआ है। तो ये लेयर तो आपका यहाँ से उपस्थित जो भी आपके मेजॉरिटी सर्कुलर होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल होते हैं। तो ये PN जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन है, ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें इतना पावर नहीं होता है कि ये इस जंक्शन को ब्रेक कर पाए। यहाँ से बात करें तो ये नेगेटिव जो है ये इसको ब्रेक कर जाते हैं, ये इस जंक्शन को ब्रेक कर जाते हैं, लेकिन वो इस जंक्शन को ब्रेक, PN जंक्शन को ब्रेक, यहाँ इस PN जंक्शन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो करंट होती है वो ब्लॉक्ड होती है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि गेट में पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब गेट को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका PN जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। और PN जंक्शन के ब्रेक हो जाने पर जो हमारा यहाँ पर करंट का जो ब्लॉक था वो यहाँ से फ्लो होने लगता है। तो इस प्रकार से हम वो VGE, मतलब VGE क्या बोलते हैं, VGE है ये गेट एमिटर वोल्टेज है,
ठीक है। जो VCC है ये आपका इसको हम बोलते हैं कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज सोर्स, और ये आपका गेट एमीटर वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल करके हम इसमें फ्लो होने वाले करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम वोल्टेज और करंट दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर जो एमीटर टर्मिनल है ये P और N दोनों लेयर से कनेक्टेड होता है, जबकि यहाँ पर जो एमीटर है ये भी दोनों P और N लेयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और आपका जो गेट है वो सिलिकॉन ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की जो सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर करंट का जो फ्लड, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लड आ गया। जैसे ही हमने गेट में पल्स प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लड आ जाता है, जिससे पीएन जंक्शन को इस जंक्शन को ब्रेक कर जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको IGBT का सिंबल बताया गया है। ये आपका सिंबल है IGBT का। 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, एमीटर और कलेक्टर। वैसे बात करें तो हमने देखा था 4 टर्मिनल थे, लेकिन जो 2 एमीटर टर्मिनल रहते हैं उनको आपस में शॉर्ट करके एक सिंगल टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से एक कलेक्टर, गेट और एमीटर आपका बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 टर्मिनल 4 लेयर वाला डिवाइस होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है। यहाँ पर देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि गेट और एमीटर के बीच में VCC जोड़ दिया गया है। गेट और सॉरी कलेक्टर, मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में VCC कलेक्टर वोल्टेज जोड़ दिया गया है, जिसमें कलेक्टर का टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई से और एमीटर को हमने नेगेटिव सप्लाई से जोड़ दिया है, ठीक है। जब हम यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं जोड़ते हैं, इसको आप VG मतलब गेट वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं, इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, गेट और एमीटर के बीच में। इसको हम आगे रिस्पॉन्स देखते हैं, आगे हम रिस्पॉन्स देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स हमने नहीं दिया है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिया और ये इसे हम अप्लाई कर दिए, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है VCE। यहाँ पर केवल VCE वोल्टेज ड्रॉप होता है, और ये वोल्टेज ड्रॉप ये टोटल वोल्टेज सोर्स VCC के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक्ड होता है। VGE जब अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो VCE होता है, मतलब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, जो कि VCC के इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर इसके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, गेट पे हम पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जंक्शन, यहाँ पर बनने वाला जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारा VCE है ये रिड्यूस हो जाता है और ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होने लगता है। मतलब कि गेट और एमीटर के बीच में भी एक क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम गेट एमीटर वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका गेट एमीटर वोल्टेज होता है, जबकि यहाँ पर आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होता है। तो जैसे ही हमने कहाँ पर पल्स प्रोवाइड किया या वो बैटरी जोड़ा, हमने VG के साथ में, मतलब कि गेट के साथ में वोल्टेज सोर्स को जोड़ा, वैसे ही आपका यहाँ पर कंडक्शन होने लगेगा, ठीक है, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे आपका जो VCE का जो प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज वो डिक्रीज हो जाता है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, IC, मतलब यहाँ से इधर की ओर करंट फ्लो होती है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन करंट की कुछ इस प्रकार से होगी। तो VGE जो है वो गेट और एमीटर के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, और जो VCE है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो जो कलेक्टर करंट और गेट एमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती है। क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे गेट एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी जो कलेक्टर करंट है वो भी इंक्रीज होने लगती है। क्यों ऐसा होता है, देखो जब हम यहाँ पर गेट पे यहाँ पर वोल्टेज जो प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है इसके मान को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा,
जंक्शन का और ये करंट को फ्लो करने लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो अचानक कलेक्टर करंट को ये यहाँ से करंट को फ्लो होने देता है। जब तक यहाँ पर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आईसी होती है ये ब्लॉक्ड होती है, ये फ्लो नहीं होती है। यहाँ पर जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है और कलेक्टर करंट अचानक तेजी से फ्लो होने लगती है, ठीक है, जिसका मान बढ़ जाता है, तो इस पॉइंट के वोल्टेज को हम बोलते हैं गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है जिस पॉइंट पर कलेक्टर करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम VCE के मान को बढ़ाते हैं, ठीक है, VCE के मान को बढ़ाते हैं, लेकिन गेट में दिया जाने वाला जो वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज है उसका मान जब 0 होता है तो उस केस में जो हमारी डिवाइस होती है वो कट ऑफ रीजन में होती है। क्या किया हमने VCE के मान को तो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गेट में कोई भी पल्स नहीं दिए हैं। गेट सोर्स का जो मान है, मतलब गेट वोल्टेज का जो मान है, वोल्टेज सोर्स का मान है वो 0 है। तो उस स्टेट में ये हमारा जो डिवाइस है IGBT है वो कंडक्शन नहीं करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि गेट में वोल्टेज के मान को इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब हमारा जो IGBT है वो कंडक्शन में आता है, धीरे धीरे कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, गेट के क्रॉस में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, गेट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है जिसपे कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रेक डाउन पॉइंट होता है जहां पर हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन की बात करें कट ऑफ रीजन की, तो कट ऑफ रीजन कब होगा, जब हम गेट में कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, इस समय केवल और केवल लीकेज करंट फ्लो होता है जिसकी बहुत अमाउंट जो है बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया गया है। इसमें अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि ये आपका सेचुरेशन रीजन होता है। सेचुरेशन रीजन ऐसा रीजन होता है जहां पर हमारा जो करंट है वो इंक्रीज करने लगता है, तो ये रीजन जो कहलाता है इसको हम सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। कट ऑफ रीजन में हमारा IGBT जो है वो ऑफ स्टेट में रहता है, और एक्टिव रीजन में जो SCR है वो कंडक्शन में बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो SCR है वो वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लोड लाइन ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पर एक लोड लाइन ड्रॉ किया जाता है। इस लोड लाइन में यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वो 0 है और आपका कलेक्टर करंट वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर आपका कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मैक्सिमम है और आपका कलेक्टर करंट 0 होती है। तो इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।